Hello students, welcome back to YouTube channel of toppercbse.com. Today we are going to start our lecture number 20. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन कूलोम्स लॉ। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने देखे थे कि हमने किस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज पर हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व किया था। आज का जो अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा दो चार्जेस के बीच में किस तरह से फोर्स लगती है, यानी कि कूलोम्स लॉ के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं या कुछ कॉन्सेप्ट बनते हैं उसके अकॉर्डिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज को, लेक्चर नंबर 20। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आपके पास टाइमर है, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ना है, साथ में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट सबसे पहले आंसर गैस आपने करना है। उसके बाद में टाइम कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको राइट आंसर एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो टाइम आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, 15 सेकंड का टाइम आपके पास। सबसे पहला पॉइंट क्या है, कूलोम्स लॉ ऑफ फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस मोस्ट क्लोजली रिसेंबल्स विद, यानी कि कूलोम्स लॉ जो है वो कौन से लॉ से ज़्यादा मेलजोल खाता है, बताइए कौन से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। तो वैसी बात है, आपने देखा है कि जो फोर्स होती है दो चार्जेस के बीच में उसका फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर, और दो मासेस के बीच में जो फोर्स होती है Fm वो होती है G M1 M2 बाई आर स्क्वेयर। तो देखिए दोनों एक जैसे नजर आ रहे हैं ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो प्रॉपर्टीज है चार्ज और यहाँ प्रॉपर्टी है मास, दोनों एक जैसे हैं, बट कंसीडर क्या किया गया है, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं। यहाँ पर मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है फंडामेंटल प्रॉपर्टी, उसको चार्ज लिया गया है, और न्यूटन्स लॉ के अंदर हमने देखा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो मास की वजह से काम करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। आपने चेक करना है कि आप अपनी मर्जी से कितने करेक्ट करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, टाइम आपके पास है 15 सेकेंड। हल्का सा मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद टाइम स्टार्ट करता हूं ताकि आपको कुछ सेकंड एक्स्ट्रा मिल जाए। ए चार्ज Q1 एक्सर्ट सम फोर्स ऑन चार्ज Q2। एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, Q1 Q2 पे फोर्स लगाने लग रहा है। यहाँ तक क्लियर आपको। अब ये कहता है इफ थर्ड चार्ज Q3 इज ब्रोट नियर। अब ये कहता है एक तीसरा चार्ज नजदीक ले आते हैं इन दोनों चार्जेस के, फोर्स ऑफ Q1 एक्सर्टेड ऑन Q2। जो Q1 की जो फोर्स थी वो Q2 पे जो लग रही थी वो कम हो जाएगी या वैसी की वैसी रहेगी, इंक्रीज होगी अगर सेम साइन है Q3 का, और डिक्रीज होगी अगर अपोजिट साइन है, या सिंपली इंक्रीज होगा। तो आपका टाइम स्टार्ट अब कर देता हूं। आपने सोचना है कि किस तरह से फोर्स की वैल्यू को इफेक्ट करता है एक थर्ड चार्ज। आपने पढ़ा था लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्सेस, उसमें आपने क्या देखा था, आपने देखा था कि दो चार्जेस के बीच की जो फोर्स है वो उतनी ही रहती है अगर कोई तीसरा चार्ज उसके आसपास ले आते हैं तो भी। तो यानी कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि Q1 और Q2, यानी कि Q1 जितनी फोर्स अभी एग्जर्ट करने लग रहा है उतनी ही Q3 की आने के बाद भी एग्जर्ट करेगा। हाँ, अगर ऐसा होता कि नेट फोर्स चेक करता है, अगर ऐसा पूछा जाता है कि नेट फोर्स में क्या चेंज होगा Q2 की नेट फोर्स पर, तो आंसर आपका चेंज हो जाता। बट यहाँ पूछा है सिर्फ फोर्स ऑफ Q1 ऑन Q2, Q1 की Q2 पे जो फोर्स है वो उस पर क्या असर पड़ेगा। तो Q1 और Q2 की फोर्स उतनी ही रहेगी, क्योंकि फॉर्मूला आपका वही रहेगा। फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। तो इस फोर्स के ऊपर Q3 का कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि आपने ना तो R को चेंज किया, ना आपने Q1 को चेंज किया, ना आपने Q2 को चेंज किया। तो इसका आंसर क्या आएगा, विल रिमेन अनचेंज्ड। थर्ड देखते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इज मच हायर देन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम बाय एन ऑर्डर ऑफ, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इलेक्ट्रॉन के मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। तो दोनों में क्या रेशियो है, कितना टाइम्स ज़्यादा, यानी कितने टाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है बजाय की अट्रैक्शन की, वो आपने चेक करना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है ये। काफ़ी बच्चों को तो ये ध्यान होगा, नॉर्मली ये याद रह जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स में आ जाता है, बट अगर आपने नहीं किया है तो आपको मैं भी सोल्व भी करके दिखा दूंगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर नंबर 3, सी ऑप्शन इसका आएगा। अब वो कैसे आएगा वो देखना है। कैसे, आपने क्या चेक करना है, आपने चेक करना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ
एफ ई बाय एफ जी। एफ ई मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के इलेक्ट्रॉन का चार्ज पहले का ई दूसरे का भी, ऑब्वियस सी बात है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर, तो आर स्क्वायर। उतनी डिस्टेंस पर अगर उनके मास को कंसीडर किया जाता है तो मास में इलेक्ट्रॉन का एम मान लेता हूँ, पहले का मास एम तो दूसरे का मास भी एम होगा, और डिस्टेंस वो सेम होनी चाहिए आर स्क्वायर। तो ये देखिए आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या आ चुका है, ये आ चुका है के बाय, ये सॉरी मैंने गलती से लिख दिया के, यहाँ जी आएगा। जी मीन ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट होता है वो यूज करना है, आपने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज किया है, तो के बाय जी यहाँ आ जाएगा ई स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज को पुट करना है। के की वैल्यू कितनी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू 9 इंटू 10 रेज 9। जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 रेज माइनस 11 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 रेज माइनस 19 और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, एक का 9.1 इंटू 10 रेज माइनस 31 और इसका स्क्वायर। इस तरह से आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, इनको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद में इट विल कम आउट अप्रोक्सीमेटली 4.17 इंटू 10 रेज 42। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस 4.17 को इग्नोर कर दिया जाए तो ये आ जाता है 10 रेज 42, यानी कि एफ ई और एफ जी की जो रेशियो है वो 10 रेज 42 है, जो कि यहाँ आपका ऑप्शन में गिवन है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको सोल्व करना है। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू है, आप आइडिया लगा सकते हैं। 10 रेज पावर को सोल्व कर लो पहले, उसके बाद में आप इनको थोड़ा सा माइंड में सिंप्लीफाई करना, आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ 10 रेज 42 के अप्रोक्सीमेट आने लग रहा है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। दो चार्जेस हैं उनके बीच में डिस्टेंस डी है और वो जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे पे वो 9 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं। अब ये कह रहा है उनके बीच का जो गैप है वो 3 टाइम्स कर दिया, डी की वजह क्या कर दिया आपने 3d। तो उसके बाद में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगी वो कितनी रह जाएगी, 1 न्यूटन हो जाएगी, 27 न्यूटन हो जाएगी, 3 न्यूटन और 6 न्यूटन। तो आपने इसको सोल्व करना है, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आपने क्या देखना है, पहले जो फोर्स थी डी, अब आपने क्या फोर्स की 3d, तो 3d का स्क्वायर करोगे, आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो आपने जो भी ऑप्शन देखा है उसको चेक करना भी ठीक है या नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। आपने पढ़ा है कि जो फोर्स ऑफ रिपल्सन या अट्रैक्शन होती है, यानी कि ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होती है वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपकी यहाँ डिस्टेंस कितनी है d और यहाँ कितनी है 3d, तो आपका पहले वाले केस में तो आएगा यहाँ डी स्क्वायर और दूसरे वाले केस में एफ डैश हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 3d स्क्वायर। तो आप क्या देखोगे, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ डैश इज प्रोपोर्शनल टू 9d स्क्वायर। यानी कि आपने क्या देखा कि पहले की बजाय डिवाइड में अब 9 आ चुका है। आपने चार्जेस की वैल्यू तो चेंज ही नहीं की, आपने सिर्फ डिस्टेंस को कंसीडर किया है। तो जो भी पहले फोर्स थी 9 न्यूटन, उसको आपने 9 से डिवाइड कर देना है। तो 9 से डिवाइड करोगे 9 को तो आपका 1 न्यूटन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें आएगा। टू इक्वली चार्ज स्मॉल बॉल्स प्लेस्ड एट ए फिक्स डिस्टेंस एक्सपीरियंस फोर्स एफ। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये पेपर में ऐसा भी आ जाता है एज ए न्यूमेरिकल। तो आपने इसको सोल्व करना है, आपको टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा दूंगा, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। टू इक्वली चार्ज स्मॉल बॉल प्लेस्ड एट ए फिक्स डिस्टेंस एक्सपीरियंस ए फोर्स एफ। A similar uncharged ball after touching one of them is placed at a middle point between the two balls. The force experienced by ball is। अब ये देखिए इसने क्या बोला है, ये कह रहा है कि आपके पास स्टार्टिंग में एक जैसे दो चार्ज थे, इसको मैं Q मान लेता हूँ और दूसरा चार्ज भी Q मान लेता हूँ। दोनों सिमिलर चार्ज हैं तो ये भी Q है और दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है R। अभी आपने क्या किया, आपने एक थर्ड चार्ज लिया जो कि कैसा है, सिमिलर है बट अनचार्ज है, यानी कि थर्ड बॉल ली। थर्ड बॉल अनचार्ज है बट सिमिलर है और इसको किसी से भी टच किया तो ऑब्वियसली बात है नई कंडीशन क्या आएगी, नई कंडीशन आपकी चेंज हो जाएगी। मान लेते हैं ये पहला चार्ज है जो ए पे था, ये बी पे था, तो ए वाले को तो ऐसे से रहने देते हैं, इसके पास तो चार्ज की वैल्यू क्यू है। हमने एक नई बॉल ली और उसको बी वाली बॉल से टच किया, तो आपको पता है जब
एक बॉल अनचार्ज है, दूसरी चार्ज है, और दोनों एक ही जैसे मटेरियल की बनी हुई है, दोनों बिल्कुल सिमिलर है, तो चार्ज दोनों में हाफ हाफ हो जाएगा। तो बी के पास कितना चार्ज रहेगा, Q/2, और सी जो थर्ड बॉल आपने ली है वो भी कितने चार्ज हो जाएगा उसके पास, Q/2, और इस सी को आपने कहाँ रख दिया, दोनों के बिल्कुल बीच में रख दिया। तो ये वाला गैप कितना हो जाएगा, R/2, ये वाला गैप भी कितना हो जाएगा, R/2। अब ये क्या कहता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस बॉल, यानी कि ये जो सी वाली जो बॉल है इस पे कितनी फोर्स लगेगी उसको आपने चेक करना है। तो देखो ए वाली कितनी फोर्स लगाएगी, बी वाली कितनी लगाएगी, दोनों का नेट रिजल्ट आपने चेक करना है। तो पहले चेक करते हैं ए वाली की वजह से। ए का चार्ज Q है, सी का चार्ज Q/2 है, तो वैसी बात है ए वाला चार्ज बड़ा है बजाय कि बी के, तो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो यहाँ जो फोर्स लगेगी ये वाली फोर्स, इसको मैंने मान लिया Fa का मीनिंग फोर्स ड्यू टू चार्ज एट ए, सी वाले पे, ठीक है। इस तरह से बी वाला भी इसको रिपेल करेगा बट कम फोर्स से करेगा क्योंकि यहाँ चार्ज क्या है, Q/2 है। तो यहाँ जो फोर्स लगने लग रही है इसको मैंने क्या मान लिया, Fb। तो आपका जो नेट रिजल्ट बनेगा वो ये F बनेगा, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, Fa माइनस Fb। आप चेक करो, अब इसकी वैल्यू सोल्व करो, F की वैल्यू, F कैसे निकालेंगे, Fa और Fb की वैल्यू निकालो आप। Fa की वैल्यू कितनी है, देखो K चार्जेस की मल्टीप्लाई, यानी कि पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज Q/2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, यानी कि R/2 का स्क्वायर, माइनस दूसरा चार्ज Fb वाला, बी पॉइंट वाला, तो बी पॉइंट पे कितना चार्ज है, Q/2, जिस पे फोर्स लग रही है वो चार्ज कितना है, Q/2, दोनों के बीच में गैप कितना है, R/2 का होल स्क्वायर। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब आप थोड़ा माइंड में भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो यहाँ आपका क्या है, R/2 है, तो ये R²/4 बनेगा, ये 4 ऊपर जाएगा, नीचे डिवाइड में 2 है, तो ये क्या आ जाएगा, KQ² ये आ जाएगा 2 और R² माइनस इस वाले केस में देखो क्या आएगा, KQ² तो आएगा ही आएगा, 2 इंटू 2 डिवाइड में 4, और ये नीचे वाले का 2 का स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल क्या बचेगा, R²। तो देखो दोनों को आपने माइनस किया तो क्या बचेगा, KQ²/R²। ये तो वही है जो पहले थी F, यहाँ जो फोर्स लग रही है दोनों के बीच में ये F ही तो लग रही है, और F की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर F की वैल्यू है KQ²/R²। तो आपने क्या देखा, सी पे जो फोर्स लग रही है वो ए और बी की जो फोर्स है उसके इक्वल आई है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने इसको सोल्व करना है। तो ये टाइमर मैंने स्टार्ट नहीं किया, मैंने खुद ही सोल्व कर दिया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, आपका कोई ना कोई कंसेप्ट जरूर बनाएगा माइंड में, ये आपको एक बहुत बढ़िया बात याद रहने वाली है। तो ये देखो, ए टेबल टेनिस बॉल विच हैव बीन कवर्ड विद कंडक्टिंग पॉइंट is suspended by a silk thread so that it hangs between two metal plates। देखो इसमें क्या है कि इसको कंडक्टिंग पेंट मान लेते हैं, इसको ऐसा कलर किया हुआ जो कंडक्टिंग है, यानी कि कोई सीट वगैरह मान सकते हैं जो कंडक्टिंग सीट है, इसको आपने क्या किया हुआ है, एक मेटालिक मतलब कंडक्टिंग इसको सीट से कवर किया हुआ ऐसा मान लेते हैं, और इसको हमने हैंग कर दिया दो प्लेट्स के बीच में, ये दो प्लेट्स मान ली, प्लेट मान के चलते हैं, और इसको यहाँ हमने हैंग कर रखा है इसको इस तरह से। बट कर क्या रखा आपने, जो एक प्लेट है उसको तो आपने अर्थ किया हुआ है, और दूसरी वाली प्लेट को आपने ये देखो बोला हुआ है वन अदर प्लेट इज अटैच टू हाई वोल्टेज जनरेटर, यानी कि इसको एक हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया हुआ है। तो मान लेते हैं जो वोल्टेज है वो कैसी है, हाई जनरेटर की जैसे प्लस बन जाती है। अब ये कह रहा है कि ऐसी कंडीशन में ये जो बीच में बॉल है उसके साथ क्या होगा, ये हाई वोल्टेज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी और उसके बाद में अट्रैक्ट होके वहीं रह जाएगी, स्टे देयर। रिपेल होगी ये अर्थ प्लेट से, स्विंग करेगी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड हिटिंग ईच प्लेट इन टर्न, यानी कि ऐसे हिलती रहेगी झुल्ले की तरह और दोनों प्लेट्स को हिट करती रहेगी, या फिर हंग्स विदाउट मूविंग, यानी कि ऐसी कैसे लटकी रह जाएगी। तो आपने देखना है कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है। तो बताइए, आप सोचिए थोड़ा सा कि इस केस में कौन सा ऑप्शन आपको ठीक नज़र आ रहा है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया सारी सिचुएशन, सारे ऑप्शन। अब बताइए आप कौन सा ऑप्शन आपको ठीक नज़र आ रहा है। तो देखिए, आपने जो भी आंसर लिया है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपने मैच करना है कि आपका आंसर ठीक है क्या। देखो ये आपने कैसा है, कंडक्टिंग कवर किया हुआ, इसको
कंडक्टिंग कवर करने के बाद में ये सामने पॉजिटिव प्लेट है, तो वैसी बात है इसके पास क्या होगा, इंडक्शन से यहाँ नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और दूसरी साइड में पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो बॉल किस तरफ जाएगी, प्लेट से टकराएगी। जैसे ही प्लेट से टकराएगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे पॉजिटिव के साथ में, यानी कि इस पे सारा नेगेटिव चार्ज खत्म, कौन सा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव। अब फिर देखो बॉल के पास जैसे टच करेगी पॉजिटिव चार्ज बच गया, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो ये बॉल किस तरफ जाएगी, सेकंड, पहले इस तरफ जाएगी उसके बाद में इस तरफ जाएगी, मैंने नंबर डाल दिया। फर्स्ट मूव करेगी पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्योंकि नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से, सेकंड नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा प्लेट के साथ में, सिर्फ बॉल के पास पॉजिटिव बचेगा तो वो रिपेल हो जाएगी किसकी तरफ, उस प्लेट की तरफ जिसको हमने अर्थ किया हुआ है। जैसे इस बॉल से इससे टकराएगी, ये बॉल इस प्लेट से टकराएगी तो ये अर्थ है, अर्थ क्या करेगी, इस बॉल को कुछ इलेक्ट्रॉन गिफ्ट कर देगी क्योंकि पॉजिटिव है, अर्थ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकती है। तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज इधर इस प्लेट से टकराएगा तो वो इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि अर्थ की खास बात है वो इलेक्ट्रॉन देती है या लेती है, दोनों ही केस कर सकती है, वो डिपेंड करता है सामने ऑब्जेक्ट कैसा है। सामने ऑब्जेक्ट पॉजिटिव टकरा रहा है इस प्लेट से तो अर्थिंग पॉजिटिव क्यों लग रही है, तो अर्थ इसको इलेक्ट्रॉन दे देगी, तो ये बॉल वापस न्यूट्रल हो जाएगी, यानी कि स्टार्टिंग वाली कंडीशन में आ गए। फिर ये वापस प्लेट इस तरफ जाएगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, फिर वापस अर्थ के पास जाएगी, इस तरह से लगातार ये बीच में ओसिलेट करती रहेगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, थर्ड ऑप्शन, स्विंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड हिटिंग ईच प्लेट इन टर्न, दोनों प्लेट को बार बार टकराते हुए ये ओसिलेट करती रहेगी। तो आपने इस पॉइंट को बड़े अच्छे से समझना है। नेक्स्ट क्या कहता है, ये आप अपने आप कीजिए, बिल्कुल आसान है। टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने, एयर के अंदर चार्जेस को रखा, फिर उन्हीं चार्जेस को हमने वाटर में शिफ्ट किया, अब उनके बीच में फोर्स क्या होगी, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, तो आप 6th क्लास के बच्चे से पूछ लो, आपके आसपास आपका भाई बहन बैठा है वही बता देगा क्या आएगा। आपको पता है वाटर के अंदर जैसे ही हम शिफ्ट करते हैं चार्जेस को तो जो फोर्स है वो पहले की कितने टाइम्स कम हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली 80 टाइम्स कम हो जाती है। इसका ऑप्शन आएगा थर्ड। क्यों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, मैंने लेक्चर दिए हैं पीछे, उनमें डाइलेक्ट्रिक का लेक्चर अलग से कवर किया हुआ है, तो वहां से आप समझोगे कि डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है उसका मीनिंग ये होता है कि वो फोर्स को कम करता है, कितने टाइम्स कम करता है, उसी को हम क्या बोलते थे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते थे। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 मान के चलते हैं तो आपका फोर्स है वो F/80 हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज, एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, तो ये तो कॉमन से पॉइंट है, ये भी आप अपने आप कर सकते हो। आपने फार्मूला देखा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। तो आपने क्या किया, आपने एप्सिलॉन नॉट यहाँ ले लिया, इधर क्या आ जाएगा 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। बताइए जल्दी से क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या बनेगी, ऊपर देखो क्या है Q इंटू Q यानी कि Q स्क्वेयर, ये रहा Q स्क्वेयर, यहाँ पर भी है, इस वाले में भी Q स्क्वेयर है। उसके बाद डिवाइड में क्या है न्यूटन, यानी कि पर न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, तो देखो पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वेयर ये वाला ये रहा, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन ठीक रहेगा इसका। दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। द वैल्यू एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कितनी वैल्यूज होती है, ऑब्वियसली बात, अभी आपने फार्मूला भी देखा, अपनी यूनिट देखी, तो ये यूनिट रही इसकी वही जो अपनी पढ़ी थी, और वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो मैंने इसका टाइमर ऑन नहीं किया, मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया, ये सिंपल सा था इसलिए। उसके बाद देखते हैं द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल्स इज, बताइए जल्दी से, टाइमर स्टार्ट करता हूं। मेटल्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, थोड़ी हिंट देता हूं, जब किन्हीं दो चार्जेस को मेटल शीट में रख दिया जाता है, यानी कि Q1 और Q2, जब ये मेटालिक बॉडी के अंदर शिफ्ट कर दिए जाते हैं, तो बताइए इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होती है, दोनों के बीच में जो फोर्स होती है वो जीरो हो जाती है, और जीरो हो जाएगी। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कैपिटल के, उसकी वैल्यू क्या लेके चलेंगे, इनफाइनाइट। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, इनफाइनाइट। ये आपका है लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, एक ऐसा मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, उसके अंदर आपने चार्जेस का, आपने एयर की बजाय वो मीडियम ले लिया, यानी कि मीडियम को रिप्लेस किया है, तो मैक्सिमम फोर्स कितनी बन जाएगी। तो आप बताइए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है,
जितने टाइम्स फोर्स कम करता है उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, ऑप्शन कौन सा आएगा बताइए, के स्क्वायर टाइम्स रिमेन अनचेंज, डिक्रीज के टाइम्स, इंक्रीज के टाइम्स। इसका ऑप्शन आएगा थर्ड। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें आपने देखा कि कूलोम्स लॉ से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है। अब आप ये देखोगे सर ने 31 क्वेश्चन तक करवाए ही नहीं, करवाए तो कम है और यहाँ काउंटिंग 31 आने लग रही है। तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था, अभी भी आपको क्लियर कर देता हूँ। ये मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो मुझे लगा कि थोड़े एक्सप्लेन कर देने चाहिए, ताकि आपको टोटल 31 क्वेश्चन सोल्व करते टाइम दिक्कत ना है। टोटल 31 क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, बाकी क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, आपने क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड करना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इस ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ पर आपने क्लास 12 के कोर्सेज में जाना है, वहाँ पर आपको सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे और वहाँ से आपने उस क्वेश्चन इस क्विज को लाइव प्ले करना है। वहाँ पर आपको टाइमर भी पूरा मिलेगा, प्रॉपर मिलेगा। आप एमसीक्यूज को सबमिट करोगे तो एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी और आपने कितना टाइम लिया है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। आपके बाकी जो आपके साथ में और जो स्टूडेंट्स है वो उसको स्टडी करने लग रहे हैं, वो क्विज खेलने लग रहे हैं, तो उनका क्या स्कोर है, आपका क्या स्कोर है, वो आपको एक रिपोर्ट के अंदर मिलेगा। वहाँ पर वो हम रिपोर्ट आपको शेयर ज़रूर करेंगे। तो इस तरह से आपने वहाँ लाइव क्वेश्चन करने हैं जहाँ पर आपको कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे मिलेंगे। मैंने इस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एक क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो मुझे लगा कि इन्हें पहले एक्सप्लेन कर देना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 21 के अंदर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, यानी कि नया कॉन्सेप्ट अपना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।